मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से सामान्य अध्ययन के अलग-अलग टॉपिक का बेहतर और गहन विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे सामने, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धर्म की आबादी सबसे कम है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धर्म की आबादी सबसे कम है? हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और मुस्लिम। तो इसका सही आंसर आपका होगा जैन धर्म। इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जैन धर्म की आबादी सबसे कम है और वो कितना है? भारत के कुल आबादी का 0.4%। कितना है? भारत की कुल आबादी का 0.4%। इसके अलावा आपका बौद्ध धर्म है, उसका आबादी कितना है? 0.7%। बौद्ध धर्म की आबादी है 0.7%। सिख धर्म की आबादी है 1.7%। 1.7%। और इस मुस्लिम धर्म की आबादी है 14.2%। तो ये हमने देखा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जैन धर्म की आबादी सबसे कम है और वो कितना है? 0.4%। सिख धर्म की आबादी कितनी, बौद्ध धर्म की आबादी कितनी है? 0.7%। और सिख धर्म की आबादी कितनी है? 1.7%। और मुस्लिम की आबादी है 14.2%। ये रहा। इसके अलावा जो जैन धर्म है वो भारत के सभी धर्मों में सबसे अधिक साक्षर धर्म है, उसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है। जैन धर्म के भीतर साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर जैन धर्म के भीतर सबसे अधिक है। साक्षरता दर जैन धर्म के भीतर सबसे अधिक है और जैनों की आबादी सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। जैनों की आबादी सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। तो हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी जैन धर्म की है, वो कितना है? 0.4%। बौद्ध धर्म की आबादी कितना है? 0.7%। सिख धर्म की आबादी है 1.7% और मुस्लिम धर्म की आबादी है 14.2%, यानी इसकी 14.2%। और इन धर्मों में सबसे साक्षरता सबसे अधिक जैन धर्म में है और जैन धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस शासक के द्वारा रथमुसल नामक हथियार का उपयोग किया गया? किस शासक द्वारा रथमुसल नामक हथियार का उपयोग किया गया? हमारे सामने विकल्प है अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, नागदशक। अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त और नागदशक। इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु द्वारा रथमुसल नामक हथियार का प्रयोग किया गया। कहाँ किया गया? अजातशत्रु ने मगध के पड़ोस बज्जी गणराज्य पर जब आक्रमण किया तो उसने रथमुसल और इसके अलावा एक और महाशिलाकंटक नामक हथियार का उपयोग किया था। बज्जी गणराज्य को जीतने में अजातशत्रु ने रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का उपयोग किया था। अजातशत्रु मगध का शासक था और हर्यक वंश का था। अजातशत्रु हर्यक वंश का मगध का शासक था और इसने 492 से 460 बीसी तक शासन किया। 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। कब तक शासन किया? 492 से 460 ईसा पूर्व में। और ये जो अजातशत्रु था वो बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार ही
हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश जो था इसका संस्थापक बिंबिसार ही था और इसी बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में ही अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इस प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। तो ये हमने देखा अजातशत्रु के द्वारा रथमुसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया गया था बज्जी गणराज्य को जीतने के लिए। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों ही मगध का शासक था। अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में और इस प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और इसमें जो नागदशक है, ये नागदशक ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होता है? हमारे सामने जो विकल्प है वो है 1:2:1, 1:2:3, 3:2:3, 4:3:1। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होता है? तो आपका जो सही आंसर है वह है 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होता है। और मानव शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। हमें जो कुल ऊर्जा की प्राप्ति होती है कार्य करने के लिए उसमें से 50 से 75% ऊर्जा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में होता है और मानव शरीर को 50 से 75% ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? 1987 के विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालत के गठन किया जाता है और लोक अदालत की स्थापना का उद्देश्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट पे जो केस का बोझ है उसको कम करना, इसके लिए ही लोक अदालत का गठन किया जाता है। तो प्रश्न है कि लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? हमारे सामने विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सिविल कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लोक अदालत के निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है, फाइनल होता है और उस निर्णय के खिलाफ आप कहीं भी अपील के लिए नहीं जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला कथन है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। दूसरा है उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया और तीसरा है इससे यानी उद्देश्य प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने तैयार किया और डी चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस चार में से जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। तो इस चार में से सही ऑप्शन है ए। कौन सा कथन सही है? कथन ये सही है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा।
किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ लिखा है कि उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया, ये गलत है। नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे है, इसे महात्मा गांधी ने तैयार किया, यह भी गलत है, क्योंकि इस उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने ही तैयार किया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पे आगे चल के भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो बन करके तैयार हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के विषय में क्या सही है? शनि ग्रह के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए है अरुण से ठंडा, ऑप्शन बी है अरुण से गर्म, सी है वरुण से ठंडा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शनि ग्रह अरुण से गर्म है। शनि ग्रह अरुण से गर्म है। क्या है? अरुण से ग्रह गर्म है। हम जानते हैं कि सूर्य से जिस ग्रह की जो ग्रह जितना दूर होता जाता है वहां ठंडा, वहां गर्मी उतनी कम होती चली जाती है। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। बुध। दूसरे नंबर पे है शुक्र, तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, चौथे नंबर पे है मंगल, पांचवें नंबर पे है बृहस्पति, छठे नंबर पे है शनि, सातवें नंबर पे है अरुण और आठवें नंबर पे है वरुण। वरुण, अरुण और वरुण। और सवाल है कि शनि ग्रह के विषय में क्या सही है? तो शनि ग्रह अरुण से ठंडा है। अरुण से ठंडा नहीं होगा क्योंकि अरुण से पहले है, यानी कि शनि ग्रह अरुण की तुलना में सूर्य के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए यहाँ गर्मी अधिक होगी। और अरुण से गर्म, तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये अरुण की तुलना में सूर्य से ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ ज्यादा गर्मी होगी। तो ये इसका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा श्वसन क्रिया से के दौरान बाहर निकलने वाली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, यानी श्वसन क्रिया के दौरान मानव जो है CO2 की कितनी मात्रा बाहर निकालता है? जो हमारे सामने ऑप्शन है वो है 0.03%, 0.3%, 4%, 4.4%। तो श्वसन क्रिया के दौरान मानव 4%, 4% CO2 को शरीर से बाहर निकालता है। और श्वसन क्रिया के दौरान मानव कितना परसेंट CO2 वायुमंडल से ग्रहण करता है? 0.03%। श्वसन क्रिया के दौरान मानव वायुमंडल से जो कुल गैस ग्रहण करता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। और जो वो कुल गैस निकालता है, रिलीज करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4%। मानव के द्वारा जो गैस ली जाती है उसमें से नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21%। लगभग 21% ये मानव के द्वारा वायुमंडल से ग्रहण किया जाता है। और नाइट्रोजन जो छोड़ा जाता है मानव द्वारा वो भी लगभग इतना ही होता है, 78%। लेकिन ऑक्सीजन जो मानव के द्वारा छोड़ा जाता है उसकी मात्रा होता है मात्र 17%। यानी मानव जो है वो वायुमंडल से जो कुल गैस लेता है उसमें 21% होता है ऑक्सीजन का, लेकिन जब वो रिलीज करता है तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है? 17%। हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? हमारे सामने जो विकल्प है वो है बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। और इसमें सही आंसर है छत्तीसगढ़। सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि जो प्रांतीय विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है, वो 2 सदनीय भी हो सकता है और 1 सदनीय भी हो सकता है।
तो अभी सिर्फ 6 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां का विधानमंडल 2 सदन वाला है, यानी वहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और वो 6 राज्य कौन कौन है? एक तो यहाँ बिहार देख लिए, तेलंगाना देख लिए, महाराष्ट्र देख लिए, इसके अलावा आपके है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका है उत्तर प्रदेश। बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा है और विधान परिषद भी है। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है। हम जानते हैं कि विधान परिषद का गठन विधानसभा के राज्य की विधानसभा जब अपने सदन के कुल सदस्यों की बहुमत, सदन में उसके जो सदस्यों की संख्या है उसके कुल सदस्यों की बहुमत और उपस्थित कुल सदस्यों की बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 मत, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर देती है। संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कब करती है? जब राज्य विधानसभा अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से कोई प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज दे, तब संसद के द्वारा उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। अभी भारत के सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। उस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकता और 40 से कम नहीं हो सकता और 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। आप भारत में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 एक राज्य में है, तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है और ये न्यूनतम है। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 99 है, जो कि अधिकतम है। यानी भारत के विभिन्न राज्यों में जो विधान परिषद है उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक 99 है। और यहाँ बिहार है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। तो हमने देखा कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद का गठन कैसे होता है वो भी हमने देखा। उसके अलावा विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तेलंगाना में सदस्यों की संख्या कितनी है, सबसे अधिक किस राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, ये सब कुछ हमने देख लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरहिंद का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सरहिंद का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हमारे सामने जो विकल्प है वह है 1554 ईस्वी, 1555 ईस्वी, 1605 ईस्वी और 1556 ईस्वी। तो सरहिंद का युद्ध हुआ था आपको जून 1555 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध हुआ था जून 1555 ईस्वी में। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था आपको हुमायूं एवं अफगानों के बीच में। हुमायूं एवं अफगानों के बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं के तरफ से सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था बैरम खां। कौन था? बैरम खां, हुमायूं के तरफ से। और अफगानों के तरफ से सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था सिकंदर सूर, जो अफगानों की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था। यह युद्ध कब हुआ था? 1555, जून 1555 में। और इस युद्ध से ठीक पहले मई 1555 में, इस युद्ध के ठीक पहले मई 1555 में एक और युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं मछीवाड़ा का युद्ध।
मछीवारा, मछीवारा का युद्ध। ये युद्ध भी, इस मछीवारा का युद्ध हुआ था मई 1555 ईस्वी में। इस युद्ध में विजय हासिल करके हुमायूं ने पंजाब पर अधिकार किया था। इस युद्ध में विजय हासिल करके हुमायूं ने पंजाब पर अधिकार किया था। आप जानते हैं कि 1540 ईस्वी में कनौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में, 1540 में कनौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी के हाथों हुमायूं की पराजय हो गई थी। उसके बाद हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ा था और वो ईरान चला गया था। उसके बाद शेर शाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं ने भारत में वापसी की कोशिश की और उस कोशिश में उसने ये सारे युद्ध लड़े थे। उसने सबसे पहले मछीवारा का युद्ध लड़ा और मछीवारा के युद्ध के माध्यम से उसने पंजाब पे अधिकार कर लिया। आगे उसने सरहिंद का युद्ध लड़ा 1555 ईस्वी में और सरहिंद के युद्ध में अफगानों को पराजित करके उसने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते हुए किसकी मौत हो गई? उक्का नामक आग्नेयास्त्र, उक्का एक ऐसा हथियार था जिससे गोले, किसी किले के ऊपर गोले बरसाए जाते थे। तो है उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते हुए किसकी मौत हो गई? हमारे सामने है अबुल फजल, शेर शाह सूरी, हुमायूं, मुबारक खिलजी। तो आपका सही आंसर होगा शेर शाह सूरी। आपका सही आंसर होगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले पर आक्रमण किया। कालिंजर के किला पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक था कीरत सिंह। यहाँ का शासक कौन था? कीरत सिंह। कालिंजर के किला पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक कौन था? कीरत सिंह। और ये बहुत ही मजबूत किला था, इसको जीतने में बहुत मुश्किल आ रही थी। और शेर शाह सूरी स्वयं भी इस समय उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, जिससे वो कालिंजर के किले पर गोले बरसा रहा था और वही गोला जो किले के तरफ जा रही थी उसमें से एक गोला वापस आई और उसी के फटने से शेर शाह सूरी की मौत हो गई थी। तो उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते हुए शेर शाह सूरी की मौत हुई थी 1545 ईस्वी में, जब वो कालिंजर के किले पर आक्रमण करके उसको जीतने का कोशिश कर रहा था। इस समय कालिंजर का जो शासक था वो था कीरत सिंह। इसमें एक और है अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बीर सिंह बुंदेला। एक ऑप्शन है हुमायूं। क्या आप जानते हैं कि हुमायूं की मौत कैसे हुई थी? हुमायूं की मौत हुई थी 1556 ईस्वी में। जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत हुई थी। दरअसल हुमायूं दिल्ली में दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना किया था। दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना किया था और इसी के एक पुस्तकालय की सीढ़ी से जब वो उतर रहा था तो वो लड़खड़ाया और गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। तो पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने से हुमायूं की मौत हो गई थी। और चूंकि हुमायूं जीवन भर यहाँ से वहाँ भागता रहा कई युद्धों में लड़ने, और फिर वो युद्धों में हारने के बाद उसको ईरान भी भागना पड़ा था। तो इसीलिए हुमायूं की मौत पर एक इतिहासकार लेन पुल हुमायूं के बारे में लिखते हैं। हुमायूं की इसी दशा को देख करके इतिहासकार लेन पुल लिखते हैं कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हो गई। लेन पुल ने हुमायूं के बारे में लिखा है, वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हो गई। अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? हमारे सामने जो विकल्प है वो है जांघ, कपाल, पीठ और नाक। तो आपका सही आंसर होगा कपाल। हमारा जो कपाल है उसी कपाल में स्फेनॉइड नामक एक हड्डी है और इसी हड्डी के भीतर एक गड्ढा है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है। और आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही
मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और आप एक जांग है, जांग में आप जानते हैं फीमर नामक हड्डी होता है। गति के संबंध में अपने विचार सर्वप्रथम किसने दिए? गति के संबंध में अपने विचार सर्वप्रथम किसने दिए? हमारे सामने जो विकल्प है वो है न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा गैलीलियो। आपका सही आंसर होगा गैलीलियो। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है कि गति के संबंध में अपने विचार सर्वप्रथम किसने दिए, तो इसका सही आंसर होगा गैलीलियो। गति के संबंध में अपने विचार सबसे पहले गैलीलियो ने दिए थे और उसी विचार को आगे न्यूटन ने विस्तार दिया था। न्यूटन ने विस्तार दिया और न्यूटन ने 1687 ईस्वी में 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसे हम जानते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है कि न्यूटन ने सबसे पहले किस पुस्तक में अपनी गति से संबंधित विचार को प्रतिपादित किया था, यानी कि उसकी व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक का स्थगन कौन करता है? लोकसभा की बैठक का स्थगन कौन करता है? हम जानते हैं कि भारत के संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। सवाल है कि लोकसभा की बैठक का स्थगन कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष से मतलब यहाँ होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। तो सवाल है कि लोकसभा की बैठक का स्थगन कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की बैठक का स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आप जानते हैं कि लोकसभा के 2 बैठकों के बीच प्रावधान है संविधान में कि लोकसभा के 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और जब लोकसभा की बैठक होती है तो लोकसभा की बैठक को बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के बैठक को किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक को बुलाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को बुलाते हैं और उस बैठक का सत्रावसान भी करते हैं। सत्रावसान मतलब वो पूरा सत्र खत्म, उनके घोषणा से बैठक का सत्रावसान होता है। लेकिन जब बैठक चल रहा हो तो उस बीच में मान लिया कि ये तय किया गया है कि लोकसभा की यह बैठक 2 महीने चलेगी, ठीक। अगर 2 महीने तय कर दिया गया, मान लिया कि लोकसभा की कार्रवाई 10 दिन चली या 10 दिन और 11वें दिन 2 घंटे चली और उसके बाद लोकसभा ये घोषणा कर दिया गया कि अगली 2 दिन के लिए लोकसभा की बैठक को स्थगित किया जाता है, तो ये स्थगन कौन करता है? इस स्थगन का काम लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन जब सत्रावसान होता है तो लोकसभा की वो पूरी बैठक खत्म हो जाती है। लेकिन स्थगन में लोकसभा की पूरी बैठक नहीं खत्म होती है, बीच में कुछ दिनों का अंतराल, कुछ दिन या कुछ घंटे का अंतराल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यह भी काफी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी में आप देखेंगे तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हमारे सामने जो आंसर है वो है माल्थस, वेगनर, विल्सन। सॉरी, ये 2 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन 2 बार आ गया। चलिए, तो 3 ऑप्शन रह गए। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? माल्थस, वेगनर, विल्सन। हमारा सही ऑप्शन होगा वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने प्रतिपादित किया था। वेगनर ने क्या कहा था? वेगनर ने कहा था कि करोड़ों वर्ष पहले आज के जो अलग अलग महाद्वीप है
यानी कि कंटिनेंट है वो सब एक ही जगह थे। इस तरह करोड़ों वर्ष पहले आज के सभी महादेश एक ही जगह थे, यानी कि पूरा भूखंड एक ही जगह था। और इसको वेगनर ने नाम दिया था पैंजिया का। इसको वेगनर ने नाम दिया पैंजिया। वो बोला कि आज के सभी अलग अलग महाद्वीप जो है वो एक ही जगह थे इस रूप में, और इसके चारों ओर पानी था, यानी समुद्र था इसके चारों ओर। और ये चारों ओर पानी समुद्र था, इसको वेगनर ने नाम दिया पैंथालसा। पैंथालसा, पैंथालसा, पैंजिया और पैंथालसा, यानी भूखंड जो था उसको उसने पैंजिया नाम दिया, और जो पानी था इसके तरफ समुद्र उसको उसने पैंथालसा नाम दिया। और उसने कहा कि इसी में पृथ्वी के आंतरिक जो तरंग की शक्ति है उसके कारण ही इसमें विखंडन हुआ, इसमें विखंडन होता गया, और आज के जो अलग अलग महाद्वीप है वो बनकर आए और अलग अलग महासागरों का निर्माण हुआ। और माल्थस है, माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है गलत युग्म को चुने। गलत युग्म को चुने, और पहला ऑप्शन है रेबीज विषाणु, दूसरा ऑप्शन है पेचिस विषाणु, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया परजीवी, और तीसरा ऑप्शन है टिटनेस जीवाणु। यानी कि कौन सा रोग किससे हो रहा है इसी का एक युग्म दिया हुआ है, और इसमें से जो गलत है उसको चुनना है। तो देखिए रेबीज विषाणु ये तो सही है, पेचिस विषाणु से नहीं होता है, पेचिस विषाणु से नहीं होता है, ये गलत है। पेचिस किससे होता है? परजीवी से होता है। पेचिस जो होता है परजीवी, परजीवी से होता है, परजीवी से होता है। और इस जिस परजीवी से पेचिस होता है उसका नाम है एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। तो ये पेचिस जो है परजीवी से होता है, और जिस परजीवी से ये होता है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। बाकी सही है, मलेरिया भी परजीवी से होता है, और टिटनस जो है वो जीवाणु से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है साक्षरता, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय। तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध है, आपका सही आंसर है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय या जीडीपी, राष्ट्रीय आय या जीडीपी, राष्ट्रीय आय या जीडीपी से हिंदू वृद्धि दर का संबंध है। और ये जो हिंदू वृद्धि दर है इसकी संकल्पना हिंदू वृद्धि दर की संकल्पना 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दी गई थी। प्रोफेसर राजकृष्ण, प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दी गई थी हिंदू वृद्धि दर की संकल्पना। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तब कहा था उस समय भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 3.5% के आसपास बनी हुई थी, और ये लंबे समय तक 3.5% के आसपास बनी हुई थी। तो ये जो लो ग्रोथ रेट यानी निम्न वृद्धि दर था भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसका कारण इन्होंने, प्रोफेसर राजकृष्ण ने ये बताया कि भारतीय हिंदू समाज के भीतर की जो कुरीतियां हैं वो भारत के आर्थिक विकास में बाधक बन रहा है। भारत के हिंदू समाज की जो कुरीतियां हैं वो भारत के आर्थिक विकास में बाधक बन रहा है, और इसीलिए भारत के जो जीडीपी या राष्ट्रीय आय जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 3.5% के आसपास बनी हुई है। तो हिंदू वृद्धि दर की संकल्पना किसने दिया था? प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था, प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की मुख्य वनस्पति कौन सी है?
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की मुख्य वनस्पति कौन है? सागवान, साल, पलाश, रोजवुड। तो आपका सही आंसर होगा रोजवुड। सही आंसर है रोजवुड। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की मुख्य वनस्पति है रोजवुड। और ये सब जो है सागवान, साल, पलाश, ये है पर्णपाती वन की वनस्पति। ये किसकी है? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन की वनस्पति है। पर्णपाती, ये सब सागवान, साल, पलाश, ये पर्णपाती वन की वनस्पति है। पर्णपाती वन उस वन को उन क्षेत्रों में जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाया जाता है। और जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। वहां किस तरह का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। और जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहां पर्णपाती वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड के अलावा महोगनी, महोगनी भी आता है, एनी भी आता है। ये सब महोगनी, एनी, ये रोजवुड, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की वनस्पति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? दूध से दही बनना, पानी में चीनी घुलना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तन का काला होना। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन को समझते हैं। भौतिक परिवर्तन का, जब किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो और वो इस तरह का परिवर्तन हो जिससे कि उसको मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सके, तो इस तरह के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब किसी पदार्थ की अवस्था में बदलाव हो और ऐसा बदलाव हो जब हम उसको उसके मूल अवस्था में नहीं ला सके, तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जब किसी पदार्थ में ऐसा बदलाव हो जिससे कि उसके मूल अवस्था में वापस लाया जा सके, तो उसे कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, अगर दूध से दही बन गया तो दही को वापस हम दूध की अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो यह क्या हो गया? ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला, पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी घुल गया तो फिर से हम पानी से चीनी को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। मोमबत्ती का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और भौतिक परिवर्तन का भी उदाहरण है। चांदी के बर्तन का काला होना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है पानी में चीनी का घुलना। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता को औपचारिक मान्यता किससे प्राप्त हुई? मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों ही परिवर्तन का उदाहरण है, इसलिए मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया को एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी कहते हैं। मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी कहते हैं। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता को औपचारिक मान्यता किससे प्राप्त हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता को औपचारिक मान्यता किससे प्राप्त हुई? हमारे सामने जो विकल्प है वह है नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन अल्दोज, महमूद और बलबन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महमूद। सही आंसर होगा महमूद। कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता को औपचारिक मान्यता महमूद से प्राप्त हुई थी। दरअसल 1206 में आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी जिस गोर प्रदेश का शासक था, जो वर्तमान अफगानिस्तान में आता है, गोर प्रदेश, जिस गोर प्रदेश का शासक था, चूंकि मोहम्मद गोरी के पास अपना कोई वैध संतान नहीं था, वो निसंतान था, तो ऐसे में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उस गद्दी गोर प्रदेश का शासक बनने के लिए एक विवाद उत्पन्न होता है, संघर्ष होता है, और उस संघर्ष में आखिरकार महमूद को वहां की गद्दी प्राप्त होती है गोर प्रदेश का, और वो जो महमूद था वही कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता को औपचारिक मान्यता प्रदान करता है। ये जो नासिरुद्दीन कुबाचा है और ताजुद्दीन एल्दोज, ये लोग भी मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रतिद्वंदी थे। नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन एल्दोज, ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रतिद्वंदी थे।